गुड मॉर्निंग एवरीवन, सेरिब्रम ई लर्निंग में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि यदि कोई भी डिटर्मिनेंट जो कि सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर का है तो उसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। उसका वैल्यू फाइंड करने के लिए उस डिटर्मिनेंट का जो भी रो या कॉलम होता था उस रो या कॉलम के अलोंग उसे एक्सपेंड करते थे। एक्सपेंड करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करते थे और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन उस डिटर्मिनेंट का हमें वैल्यू मिल जाता था। लेकिन उसके सिंप्लीफिकेशन में एक समस्या आ सकती है। वो समस्या ये है, यदि उस डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का वैल्यू यदि बहुत ज़्यादा हो, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, यदि उस डिटर्मिनेंट का जो एलिमेंट है उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो बहुत ज़्यादा हो, या फिर उसका एलिमेंट एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हो जिसमें कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट हो, तो वैसी स्थिति में एक्सपेंड करके उसको सिंप्लीफाई करना बहुत ही मुश्किल काम है। हो तो जाता है, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद वैल्यू मिल जाता है, बट दिस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, दिस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो इसी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए जो है हम लोग डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं। दैट इज देयर आर 6 प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इस लेक्चर में हम लोग वो जो 6 के 6 प्रॉपर्टीज़ हैं, 6 के 6 प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे कि ये प्रॉपर्टी क्या होता है। उन सारे प्रॉपर्टीज़ का मैं एग्जांपल लूँगा और एग्जांपल से हम लोग ये चेक करेंगे कि डिटर्मिनेंट की ये जो प्रॉपर्टी है वास्तव में प्रॉपर्टी सही है या नहीं है, कहीं गलत तो नहीं है। एक एक प्रॉपर्टी को हम लोग वेरीफाई करेंगे। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, देखिए एक्सरसाइज 4.2, उसमें जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उन सारे क्वेश्चंस को डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ का यूज करते हुए उसको सॉल्व करेंगे। और यह जो एक्सरसाइज 4.2 है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि प्रत्येक साल आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए आप इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से करें और इसको बहुत ध्यान से समझें। अब समझते हैं कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या क्या है। सबसे पहले लेते हैं प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 1 यह कहता है कि यदि हमें कोई भी डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, यदि उस डिटर्मिनेंट के सभी रो को कॉलम में चेंज कर दिया जाए या फिर कॉलम को रो में चेंज कर दिया जाए, तो उस डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है, नहीं बदलता है। पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, इसका प्रॉपर्टी क्या है। ऑन इंटरचेंजिंग द रो इनटू कॉलम्स, on interchanging the rows into columns or columns into row, the value of determinant is unchanged। इसका मतलब ये हुआ, यदि कोई भी डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, यदि उस डिटर्मिनेंट के सभी रो को कॉलम में चेंज कर दें या फिर कॉलम को रो में चेंज कर दें, तो इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कुछ भी चेंजेज नहीं आता है, उसका वैल्यू हमेशा अनचेंज रहता है। अब ये जो प्रॉपर्टी, इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, पहले इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। इसको हम लोग लिखते हैं RI इज इंटरचेंजिंग विथ CI। इसका सिंबल ये होता है, RI इज इंटरचेंजिंग विथ CI। इसका ये मतलब हुआ कि इस डिटर्मिनेंट में जो भी रो हैं उन सभी रो को कॉलम में चेंज कर रहे हैं, या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं। Suppose that we have a determinant delta equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6
-2 3 4। हमें यह एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। पहले इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। दिस विल बी इक्वल टू, इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको आता है, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है, इसलिए आज इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। इसका डायरेक्ट हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं। 1 × 5 6 3 4 -2 × 4 6 -2 4 +3 × 4 5 -2 3 इक्वल टू 1 × 5 × 4 20 -18 -2 × 4 4 जा 16 +12 +3 × 12 +10 इक्वल टू 1 × 2 -2 × 28 +3 × 22 2 -56 +66 इक्वल टू 68 -56 इक्वल टू 12। मैंने यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट ले लिया और इस डिटर्मिनेंट को मैंने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमें इसका वैल्यू मिला 12। अब यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। प्रॉपर्टी कौन सा अप्लाई करते हैं? प्रॉपर्टी फर्स्ट, दैट इज इसमें जो भी रो है उन सारे रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। वन अप्लाइंग RICI। सिंबल का मतलब यहाँ पर ध्यान, सिंबल का मीनिंग क्या होता है इसको ध्यान रखें। RI इज इंटरचेंजिंग विथ CI। इसका मतलब ये है कि सभी रो को कॉलम में चेंज कर रहे हैं। और मान लेते हैं कि चेंज करने के बाद जो हमें डिटर्मिनेंट मिलेगा वो Δ1 हो गया। इसको Δ1 लिख देते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देते हैं 1 2 3। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में 4 5 6 और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में -2 3 4। यहाँ मैंने प्रॉपर्टी 1 अप्लाई कर दिया। प्रॉपर्टी 1 क्या कहता है? सभी रो को कॉलम में चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद हमें जो डिटर्मिनेंट मिल गया वो ये मिल गया। हमें ये डिटर्मिनेंट मिल गया है। अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करते हैं। देन इट विल बी इक्वल टू 1 × 5 3 6 4 -4 × 2 3 3 4 -2 × 2 5 3 6 2 5 3 6। इसको फर्स्ट रो के अलोंग मैंने एक्सपेंड कर दिया। 1 × 5 4 जा 20 -18 -4 × 2 4 जा 8 -3 3 जा 9 -2 × 6 2 जा 12 -15 1 × 2 -4 × -1 -2 × -3 2 + 4 + 6 इक्वल टू 12। तो यहाँ क्या देखते हैं? इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या मिल गया? 12 मिल गया। पहले भी इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमें 12 मिला था और जब इसके सभी रो को कॉलम में चेंज कर दिया, जब सभी रो को कॉलम में चेंज कर दिया था तो हमें ये डिटर्मिनेंट मिल गया था। हमें ये डिटर्मिनेंट मिल गया और इसको जब सिंप्लीफाई मैंने किया तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल अगेन गेट 12। दैट इज डेल्टा इक्वल टू Δ1, हैंस वेरीफाइड। इस तरह से ये प्रूव हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हमें कोई भी डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, यदि उस डिटर्मिनेंट के सभी रो को कॉलम में चेंज कर दें या फिर कॉलम को रो में चेंज कर दें तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू अनचेंज रहता है, उसके वैल्यू में कुछ ही परिवर्तन नहीं आता है। यही प्रॉपर्टी 1 है। अब इसके बाद प्रॉपर्टी 2 पर आते हैं।
प्रॉपर्टी सेकंड। प्रॉपर्टी सेकंड ये कहता है कि यदि हमें कोई भी डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और यदि उस डिटर्मिनेंट के किसी भी 2 रो को आपस में इंटरचेंज करते हैं, यदि उस डिटर्मिनेंट के किसी भी 2 रो को आपस में इंटरचेंज करते हैं, तो जो हमें नया डिटर्मिनेंट मिलता है इसका वैल्यू पहले का नेगेटिव टाइम्स हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो वही रहता है लेकिन उसके आगे नेगेटिव साइन लग जाता है। पहले जो इसका स्टेटमेंट उसी स्टेटमेंट को लिखते हैं। ऑन इंटरचेंजिंग एनी 2 रो, on interchanging any 2 row or any 2 columns, the value of determinant is negative times of original one। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई भी डिटर्मिनेंट के किसी भी 2 रो या किसी भी 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है, द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज नेगेटिव टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वन। इसका मतलब ये हुआ कि वह जो शुरू में जो हमें डिटर्मिनेंट दिया हुआ था उसका जो वैल्यू था उस वैल्यू के आगे नेगेटिव साइन लग जाएगा। नेगेटिव साइन लग जाएगा, उसी को बोला जाता है नेगेटिव टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वन। पहले देखते हैं इसका सिंबल क्या है, इसको सिंबॉलिकली हम लोग लिखेंगे कैसे। मान लेते हैं कि यदि कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसके रो 1 और रो 2 को आपस में इंटरचेंज करते हैं। सपोज कोई डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ है, उस डिटर्मिनेंट के किसी भी 2 रो को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो हम लोग लिखेंगे R1 इज इंटरचेंजिंग विथ R2। R1 इज इंटरचेंजिंग विथ R2, इसका मतलब ये हुआ कि उस डिटर्मिनेंट के R1 और R2 दोनों को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। तो इसका सिंबल होगा RI इज इंटरचेंजिंग विथ RJ, या फिर कॉलम में के टर्म में लिखेंगे CI इज इंटरचेंजिंग विथ CJ। अब इसको वेरीफाई करके देखते हैं ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है। इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं। सपोज दैट वी हैव a determinant delta equal to 1 2 3 4 5 6 minus 2 3 4। हमें पता है कि यह जो डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू 12 है। प्रॉपर्टी 1 में इस डिटर्मिनेंट को मैंने सिंप्लीफाई किया था, इसका वैल्यू हमें 12 मिला था। अब यहाँ पर R1 और R2 दोनों को आपस में इंटरचेंज करते हैं। ऑन अप्लाइंग R1 विथ R2, देखिए R1 और R2 दोनों को मैंने इंटरचेंज किया। जब इंटरचेंज किया तो हमें एक नया डिटर्मिनेंट डेल्टा 1 मिल गया। सपोज दिस इज डेल्टा 1। अब R1 और R2 दोनों को इंटरचेंज करते हैं, इसका ये मतलब हुआ कि R2 को R1 के जगह पे लिखेंगे और R1 को R2 के जगह पे लिखेंगे। देन इट विल बी 4 5 6 1 2 3 -2 3, इतना मिल गया। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या है। then it will be equal to 4 into 2 3 3 4 minus 5 into 1 3 minus 2 4 plus 6 into 1 2 minus 2 3 equal to 4 into ये 4 2 जा 8 minus 9 minus 5 into 4 1 जा 4 minus minus plus 3 2 जा 6 plus 6 into 1 3 जा 3 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4। ये -1 -5 इंटू 6 + 4 10 + 6 इंटू 7 इक्वल टू -4 -50 + 42 इक्वल टू -54 + 42 इक्वल टू -12। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ गया, -12 आ गया। और पहले इसका वैल्यू कितना था, पहले यहाँ पर 12 था।
तो मैंने एक यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट लिया, इस डिटर्मिनेंट को जब मैंने सोल्व किया इसका वैल्यू हमें 12 मिला था। लेकिन जब प्रॉपर्टी सेकंड को अप्लाई किया, दैट इज यहाँ R1 और R2 दोनों को आपस में जब इंटरचेंज किया, इंटरचेंज करने के बाद जो हमें यहाँ पर नया डिटर्मिनेंट मिला और इसको जब सॉल्व किया तो इसका वैल्यू हमें -12 मिल गया। तो जो प्रॉपर्टी 2 यही कहता है कि यदि हमें कोई भी डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, यदि इसके किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो जो हमें नया डिटर्मिनेंट मिलता है उसका वैल्यू पहले का नेगेटिव हो जाता है। और यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 12 था, अब जो नया डिटर्मिनेंट मिला इसका वैल्यू हमें -12 मिला। कब मिला? जब मैंने प्रॉपर्टी 2 को अप्लाई किया। इस तरह से प्रॉपर्टी 2 अपना वेरीफाई हो गया। यहाँ एक लाइन लिख देते हैं, दैट इज Δ1 इक्वल टू -Δ, हैंस वेरीफाइड। इस तरह से प्रॉपर्टी 2 वेरीफाई हो गया। नाउ प्रॉपर्टी 3। पहले प्रॉपर्टी 3 देखते हैं क्या है। प्रॉपर्टी 3 ये कहता है कि हमें यदि कोई भी डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, यदि इसका कोई भी दो रो या दो कॉलम आपस में इक्वल है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। तो पहले प्रॉपर्टी को लिखते हैं, इफ़ एनी टू रो और columns of a determinant are identical, then the value of determinant is 0. इफ़ एनी टू रो और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमें कोई भी डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, उसका यदि कोई भी दो रो आपस में इक्वल है तो वैसी स्थिति में उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। इसको सिंबॉलिकली हम लोग कैसे लिखेंगे? इसका सिंबल होगा RI इक्वल टू RJ और CI इक्वल टू CJ। इसका मतलब बाद में समझाऊंगा कि RI इक्वल टू RJ का मतलब क्या होता है। पहले इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं डिटर्मिनेंट है डेल्टा इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 4 5 6। मैंने यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट ले लिया। इस डिटर्मिनेंट में हम लोग क्या देखते हैं? यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हियर R1 इक्वल टू R2। यहाँ पर जो R1 है और ये R2 है, दोनों आपस में क्या है? आइडेंटिकल है। कोई भी दो रो आइडेंटिकल है, इसका ये मतलब है कि फर्स्ट रो का जो एलिमेंट है इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो सेकंड रो में है वह दोनों आपस में इक्वल है। हियर R1 इक्वल टू R2, तो यह जो डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू होगा 0 होगा। ये स्टेटमेंट यही कहता है, प्रॉपर्टी 3 यही कहता है, इफ़ एनी टू रो और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब एलिमेंट आपस में इक्वल हो, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। इसको हमें वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई करते हैं, देखते हैं कि ये स्टेटमेंट, ये प्रॉपर्टी सही है या नहीं है। वी हैव डेल्टा इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 4 5 6। हियर R1 इक्वल टू R2, R1 इक्वल टू R2। देयरफॉर इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करते हैं, देन इट विल बी 1 2 3 5 6 -2 इंटू 1 3 4 6 प्लस 3 इंटू 1 2 4 5 इक्वल टू 1 इंटू 2 6 4 12 माइनस 15 माइनस 2 इंटू 1 6 6 माइनस 12 प्लस 3 इंटू
5 माइनस 8 माइनस 3 माइनस 2 इंटू माइनस 6 प्लस 3 इंटू माइनस 3 माइनस 3 प्लस 12 माइनस 9 इक्वल टू माइनस 12 प्लस 12 इक्वल टू 0। तो इस तरह से क्या देखते हैं कि यह जो डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू हमें मिल गया 0 मिल गया। ये हमें वेरीफाई करना था। वेरीफाई क्या करना था कि यदि कोई भी डिटर्मिनेंट यदि दिया हुआ है, इसका यदि कोई भी दो रो या दो कॉलम आपस में इक्वल हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ पर मैंने देखा यहाँ जो फर्स्ट रो R1 है, ये सेकेंड रो R2 है, दोनों के एलिमेंट आपस में इक्वल है, आइडेंटिकल है। तो यह जो डिटर्मिनेंट हुआ इसका वैल्यू कितना मिल गया, हमें 0 मिल गया। हमें यही वेरीफाई करना था, हैंस वेरीफाइड। इस तरह से प्रॉपर्टी 3 वेरीफाई हो गया। नाउ प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 यह कहता है कि यदि हमें कोई भी डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, यदि उस डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सभी एलिमेंट में, ध्यान दें, यदि हमें कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और यदि उस डिटर्मिनेंट के किसी भी रो, कोई भी रो हो सकता है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सभी एलिमेंट में यदि k से मल्टीप्लाई किया जाए, यह k एक कांस्टेंट है, यदि k से मल्टीप्लाई किया जाए तो उस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है वह पहले वाले डिटर्मिनेंट का k टाइम्स हो जाता है, k गुना हो जाता है। पहले इस स्टेटमेंट को लिखते हैं, इफ each element of any row or column of a determinant is multiplied by k, is multiplied by k। यहाँ पर k क्या है, k is a constant, k यहाँ पर कांस्टेंट है और यह जो कांस्टेंट है वो रियल नंबर है, कुछ भी हो सकता है, -1 -2 -3 -1/2 कुछ भी हो सकता है, where k is a constant। then the value of determinant becomes k times of the original one, of the। इसका मतलब यह हुआ कि यदि कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, यदि उस डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या कॉलम में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है तो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमें नया डिटर्मिनेंट बनता है उसका वैल्यू पहले का k टाइम्स हो जाता है। तो इसको सिम्बोलिकली लिखते हैं। पहले इसका सिंबल क्या होगा, सिंबल देखते हैं। मान लेते हैं कि ith रो है और इसमें एक कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दिया, देन इट विल बी Ri विल बी इक्वल टू k इंटू Ri। कॉलम के टर्म में लिखेंगे तो Ci विल बी इक्वल टू k इंटू Ci। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमें एक डिटर्मिनेंट डेल्टा दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 -2 3 4। हमें यह है कि डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, हमें पता है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है, 12 है, क्योंकि प्रॉपर्टी 1 में इसको मैंने सोल्व किया था। अब मान लेते हैं कि इसका जो सेकेंड रो है R2 है, R2 में मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज R2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ R2। सेकेंड रो में जो भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट में मैंने एक कांस्टेंट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब जो नया डिटर्मिनेंट मिलेगा, नए डिटर्मिनेंट का वैल्यू पहले से 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो हमें डिटर्मिनेंट दिया हुआ है इसका वैल्यू हमें पता है 12 है,
जब इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, दैट इज सेकेंड रो के सभी एलिमेंट में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जो नया डिटर्मिनेंट मिलेगा इसका वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, 12 × 2 = 24। इसका वैल्यू हमें 24 मिलेगा। इसको हम लोग वेरीफाई करके देखते हैं। ऑन अप्लाइंग R2 = 2 × R2, दैट इज इसका जो सेकेंड रो है इसके सभी एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। देन इट विल बी, जब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिटर्मिनेंट मिलेगा ये एज्यूम कर लेते हैं कि यह Δ1 है। देन इट विल बी 1 2 3, सेकेंड रो के सभी एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। देन इट विल बी 4 2 = 8, 5 2 = 10, 6 2 = 12 और थर्ड रो हमें एज इट इज रहेगा। अब नया डिटर्मिनेंट मिल गया, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इक्वल टू 1 × 10 12 3 4 -2 × 8 12 -2 4 प्लस 3 × 8 10 -2 3 इक्वल टू 1 × 10 4 = 40 -36 -2 × 8 4 = 32 24 प्लस 3 × 24 प्लस 20 4 -2 × 6 5 प्लस 3 × 44 4 - 1 1 12 प्लस 1 32 इक्वल टू 136 - 1 1 12 इक्वल टू 24। तो यहाँ पर यह जो डिटर्मिनेंट मिला इसका वैल्यू कितना मिल गया, हमें 24 मिल गया। तो हमें यही वेरीफाई करना था। वेरीफाई क्या करना था कि यदि किसी भी रो में या फिर यदि किसी भी रो के सभी एलिमेंट में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो नया डिटर्मिनेंट मिलता है उसका वैल्यू पहले का वो जो कांस्टेंट है उतना टाइम्स हो जाता है। तभी जो मैंने एग्जांपल लिया था डिटर्मिनेंट का उसका वैल्यू 12 था और इस डिटर्मिनेंट के सेकेंड रो के सभी एलिमेंट में मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो नया डिटर्मिनेंट मिला इसका वैल्यू हमें मिल गया यहाँ पर 24। दैट इज पहले का वैल्यू 12 था, अब कितना वैल्यू मिल गया, 24 मिल गया। दैट इज हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि नया डिटर्मिनेंट जो मिला Δ1 दिस इज इक्वल टू 2 × डेल्टा। पहले डेल्टा यहाँ पहले वाला डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू 12 था और जो नया वाला यहाँ डिटर्मिनेंट मिला इसका वैल्यू 24 मिल गया। दैट इज Δ1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा, हैंस वेरीफाइड। हमें वेरीफाई ही करना था और वेरीफाई हो गया। यहाँ से एक चीज़ और हम लोग समझते हैं कि सपोज यदि हमें कोई डिटर्मिनेंट डेल्टा दिया हुआ विच इज इक्वल टू 1 2 3 8 10 12 5 6 8, हमें एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 2 3 8 को लिख सकते हैं 2 × 4, 10 को 2 × 5, 12 को 2 × 6, 5 6 8 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, जो सेकंड रो है, सेकंड रो में जो तीनों एलिमेंट दिया हुआ है, तीनों एलिमेंट में यहाँ पर 2 कॉमन है। चूँकि तीनों एलिमेंट में 2 कॉमन है, इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं या ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 यहाँ कॉमन ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 5 6 8, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। क्यों ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि सेकंड रो यहाँ हमें ये दिया हुआ है और सेकंड रो के सभी एलिमेंट में 2 यहाँ पर कॉमन है, तो 2 मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि लेकिन मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होता था। मैट्रिक्स के केस में क्या होता था, एक आपको रिमाइंड करा देता हूँ। सपोज कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ 1 2 3 4, यदि 2A लेते थे तो 2A के केस में क्या होता था, यह जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई करना होता था। तब ये होगा 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 4 = 8। 2A का मतलब ये होगा। लेकिन डिटर्मिनेंट में ये बात नहीं है। डिटर्मिनेंट के केस में क्या है, यदि
किसी भी रो की बात करें, यदि उस रो में कोई भी एलिमेंट यदि कॉमन है तो सीधे यहाँ पर कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ 2 कॉमन है तो 2 यहाँ पर कॉमन हो गया। लेकिन मैट्रिक्स के केस में यदि सभी एलिमेंट में, यहाँ 9 एलिमेंट है, यदि 9 के 9 एलिमेंट में यदि ये 2 कॉमन होता तो ही बाहर कर सकते थे, अदरवाइज इसको बाहर नहीं कर सकते थे। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5। पहले प्रॉपर्टी 5 को समझते हैं क्या है, पहले एग्जांपल से समझते हैं, फिर उसके बाद इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। मान लेते हैं कि एक डिटर्मिनेंट हमें डेल्टा दिया हुआ है, विच इज इक्वल टू a प्लस बी सी प्लस डी ई प्लस एफ एल एम एन जे के एस। हमें एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। यहाँ पर क्या देखते हैं, जो पहला एलिमेंट है वह a प्लस बी के फॉर्म में लिखा हुआ है, सेकेंड एलिमेंट c प्लस डी के फॉर्म में लिखा हुआ है, थर्ड एलिमेंट e प्लस एफ के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज ए एल जे सी एम के ई एन एस प्लस बी एल जे डी एम के एफ एन एस। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ध्यान दें, यहाँ पर a प्लस बी है, यहाँ c प्लस डी है, यहाँ e प्लस एफ है। तो मैंने क्या किया, यहाँ यह जो डिटर्मिनेंट है इसको 2 पार्ट में ब्रेक करके लिख दिया। 2 पार्ट में ब्रेक करके कैसे लिख दिया, यहाँ पर जो लेफ्ट में यहाँ पर a है, c है, e है। एक डिटर्मिनेंट मैंने a c और e से बनाया, दूसरा डिटर्मिनेंट मैंने b d f से बनाया है, b d f। और बाकी जो नीचे वाला जो सेकंड रो और थर्ड रो है यहाँ पर, उसको मैंने एज इट इज रहने दिया। इसका एक एग्जांपल और मैं लेता हूँ यहाँ। सपोज दैट वी हैव डेल्टा इक्वल टू 10 12 36 4 5 8 1 2 3। हमें ये एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। तो इस डिटर्मिनेंट में यहाँ इसको ऐसा लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 8 प्लस 2, 12 को लिख सकते हैं यहाँ पर 9 प्लस 3, 36 को लिख सकते हैं 12 प्लस 12। इसको ऐसा लिख सकते हैं 4 1 5 2 8 3। अब इसको, ये जो डिटर्मिनेंट जो है इसको 2 डिटर्मिनेंट के सम के रूप में इसको मैं लिख रहा हूँ। देन इट विल बी, जो पहला डिटर्मिनेंट बनेगा वह 8 9 24 से बनाते हैं, 8 4 1 9 5 2 24 8 3 दिस, प्लस सेकंड बनाते हैं 2 4 1 3 5 2 12 8 3। दैट इज, यह जो डिटर्मिनेंट है इसको हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं। दैट इज, दिस डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज दिस। अब ये जो मैंने समझाया इसको लैंग्वेज के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, प्रॉपर्टी 5, इफ सम और all the elements of any row or columns, if sum or all the elements of any row or columns is written as sum of 2 or more than 2 terms, then the determinant can be written as the sum of 2 or more than
टू डिटर्मिनेंट्स। मैंने यहाँ पर यह लिखा कि यदि हमें कोई भी डिटर्मिनेंट दिया हुआ हो और इसमें सम और ऑल द एलिमेंट्स, सम का मतलब क्या होगा, यदि कोई भी एलिमेंट या सभी एलिमेंट को, वह किसी भी रो या कॉलम का हो सकता है, इट मे बी एनी रो और इट मे बी द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, इफ़ इट इज़ रिटन एज द सम ऑफ टू और मोर देन टू टर्म्स। यदि उसको दो या दो से अधिक टर्म के रूप में लिखा जा सके तो उस डिटर्मिनेंट को हम लोग दो या दो से ज़्यादा डिटर्मिनेंट के सम के रूप में लिख सकते हैं। दैट इज, सपोज हमें एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 10, 12, 18, 2, 3, 4, 1, 2, 3। यह हमें एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। इसको यदि मैंने ऐसा लिख दिया, 10 को 8 + 2, 12 को 9 + 3, 18 को 5 + 13, 2, 3, 4, 1, 2, 3। इस डिटर्मिनेंट को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। मैंने क्या लिखा है, सम और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो फर्स्ट रो को मैंने ले लिया, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट को मैंने कैसे लिखा, एज द सम ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, सॉरी सम ऑफ टू और मोर देन टू टर्म्स। यहाँ 10 है, 10 को दो टर्म्स के रूप में मैंने लिखा, 8 + 2। यहाँ 12 को 9 + 3 के रूप में लिखा और 18 को 5 + 13 के रूप में मैंने लिखा। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, 8, 2, 1, 9, 3, 2, 5, 4, 3 + 2, 2, 1, 3, 3, 2, 13, 4, 3। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी 4 है, सॉरी प्रॉपर्टी 5 है। ना प्रॉपर्टी 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि इसका यूज फ्रिक्वेंटली होगा। पहले देखते हैं प्रॉपर्टी 6 है क्या। पहले मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज दैट वी हैव a determinant डेल्टा इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, -2, 3, 4। हमें एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पर सेकेंड रो में जो एलिमेंट है वो 4, 5, 6 है। तो इस डिटर्मिनेंट को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि R1 = R1 + 2 × R2। इसका मतलब ये हुआ कि इस डिटर्मिनेंट के किसी भी रो में यदि किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद इस रो के अलावा जो भी रो, अनदर रो जैसे R1 है, R2 है, उसमें यदि ऐड कर दें तो जो नया डिटर्मिनेंट मिलता है उसका वैल्यू अनचेंज होता है। दैट इज, वैल्यू में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। तो यह मैंने किया R1 = R1 + 2 × R2। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर ये जो सेकेंड रो दिया हुआ है, सेकेंड रो में मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो एलिमेंट मिला 1, दैट इज फर्स्ट रो के एलिमेंट को मैंने ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद जो हमें नया डिटर्मिनेंट मिलेगा उसका वैल्यू अनचेंज रहेगा। दैट इज, उसका वैल्यू भी वही रहेगा जो कि पहले वाले डिटर्मिनेंट का वैल्यू रहेगा। पहले मैं एक बार इसको लिख देता हूँ, इसका स्टेटमेंट, फिर सिंबल लिखेंगे, फिर एक एग्जांपल लेकर के उसको वेरीफाई करूँगा तो फिर क्लियरिटी आ जाएगी, क्लियर हो जाएगा आपका। पहले प्रॉपर्टी 6 लिखते हैं कि प्रॉपर्टी 6 है क्या। If the elements of any row or column, if the elements of any row or column is added to the elements of another row or column multiplied by
multiplied by constant, then the value of determinant is unchanged. बाय कांस्टेंट के कर देता हूँ यहाँ ब्रैकेट में, समझने में दिक्कत नहीं होगी. इफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम इज एडेड टू द एलिमेंट्स ऑफ अनदर रो मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट के, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज अनचेंज्ड. इसका मतलब ये हो गया, पहले इसका सिंबल लिखते हैं. इसका सिंबल क्या होगा? इसका सिंबल होता है आर आई इक्वल टू आर आई प्लस के इंटू आर जे. इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी रो के एलिमेंट में एक कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दिया. मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिला यहाँ पर उसको किसी दूसरे रो के एलिमेंट में ऐड कर दिया, देखिए आर आई. तो इस स्थिति में ये जो डिटर्मिनेंट होता है इसका वैल्यू में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, चेंज नहीं होता है. जब कॉलम के टर्म में लिखेंगे तो ये मिल जाएगा सी आई इक्वल टू सी आई प्लस के इंटू सी आई. अब इसका मैं एक एग्जांपल लूँगा ना, पूरा क्लियर हो जाएगा. अभी आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा ये. मान लेते हैं कि डिटर्मिनेंट डेल्टा इक्वल टू हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 -2 3 4. हमें पता है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है, 12 है, क्योंकि वैल्यू इसका मैं पहले ही फाइंड कर चुका हूँ. अब यहाँ पर मैंने एक ऑपरेशन अप्लाई किया, R1 इक्वल टू R1 + 2 इंटू R2. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ कि जो R2 है, देखिए सेकेंड रो है, सेकेंड रो के एलिमेंट में किससे मल्टीप्लाई किया? मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया. मल्टीप्लाई करने के बाद उसको R1 दैट इज फर्स्ट रो के एलिमेंट में मैंने ऐड कर दिया. देयरफॉर सपोज दिस डिटर्मिनेंट इज डेल्टा 1 एंड इट इज इक्वल टू, अब R1 का एलिमेंट कैसा हो गया? R2 के एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई किया, उसको R1 के एलिमेंट में ऐड कर दिया. तो 4 × 2 8, 8 + 1 9, 5 + 2 5 × 2 10, 10 + 2 12, 6 × 2 12 + 3 15, 4 5 6 -2 3 4, इतना मिल गया. जब मैंने इस ऑपरेशन को अप्लाई किया यहाँ, देखिए प्रॉपर्टी 6 को अप्लाई किया, प्रॉपर्टी 6 को अप्लाई करने के बाद हमें एक नया डिटर्मिनेंट यहाँ पर ये डेल्टा 1 मिल गया है. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं इसका वैल्यू कितना आएगा. जब इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो भले ये भारी भरकम दिख रहा हो, लेकिन इसका वैल्यू भी हमें 12 ही आएगा. सिंप्लीफाई करके देखते हैं. 9 × 5 × 6 3 4 -12 × 4 6 -2 4, 15 × 4 5 -2 3 इक्वल टू 9 × 5 4 जा 20 -18 -12 × 4 4 जा 16 + 12 + 15 × 4 3 जा 12 + 10, 20 -18 2 -12 × 28 + 15 × 22 इक्वल टू 18. अब 28 × 12 कर दीजिए, 336 हो गया, -336 + 15 × 22 इक्वल टू 330 इक्वल टू 348 -336 इक्वल टू 12 आ गया. तो यहाँ पर क्या देखते हैं, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ गया? 12 आ गया. ये तो हमें वेरीफाई करना था. और जो पहले वाला जो था डिटर्मिनेंट, इसका भी वैल्यू 12 ही था. पहले हमें यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट था, इसका वैल्यू हमें 12 मिल गया. और मैंने यहाँ पर एक नया ऑपरेशन अप्लाई किया जो कि प्रॉपर्टी 6 से जुड़ा हुआ है.
तो प्रॉपर्टी 6 अप्लाई करने के बाद हमें मिल गया R1 = R1 + 2 × R2, दैट इज R1 जो पहला जो रो है, इस रो को मैंने चेंज किया। कैसे चेंज किया? सेकंड रो में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट रो के एलिमेंट में ऐड कर दिया, तब नया डिटर्मिनेंट ये मिल गया। फिर इसको सिंप्लीफाई किया, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें यहाँ पर 12 मिल गया। दैट इज ऐसा बोल सकते हैं कि Δ1 = Δ, जो पहले जो डिटर्मिनेंट था इसका भी वैल्यू 12 ही था, अब जो नया डिटर्मिनेंट मिला उसका भी वैल्यू हमें 12 ही है। दैट इज Δ1 = Δ, हेंस वेरीफाइड। इस तरह से ये वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा कि टोटल 6 प्रॉपर्टी है, 6 के 6 प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर डिस्कस किया हूँ, और डिस्कस करने के बाद सभी प्रॉपर्टी का मैंने एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल लेकर के उसको मैंने वेरीफाई किया कि ये प्रॉपर्टी वास्तव में सही है या नहीं है। देखिए प्रॉपर्टी को बाकायदा मैंने वेरीफाई किया। अब यहाँ एक सवाल ये उठता है कि प्रॉपर्टी को तो मैंने पढ़ लिया, प्रॉपर्टी समझ में भी आ गया, लेकिन प्रॉपर्टी को यूटिलाइज कैसे करेंगे, यूज कैसे करेंगे? तो आपका जो एक्सरसाइज 4.2 है, 4.2 में जितने भी क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चंस प्रॉपर्टी पर ही बेस्ड है, और उन सारे क्वेश्चंस को प्रॉपर्टी का यूज करते हुए करेंगे। और जब प्रॉपर्टी का जब यूज करेंगे वहाँ पर, तब आपका पूरा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इन प्रॉपर्टी को हम लोग कैसे यूज करेंगे। फिलहाल बस इतना ध्यान रखिए कि ये 6 प्रॉपर्टी है, इन 6 के 6 प्रॉपर्टी को आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। आपको इसे समझने में कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है cerebrum@gmail.com, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9971778683। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।